तो नमस्कार। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ का नाम है नीलकंठ और जिसकी लेखिका हैं रचने वाली हैं महादेवी वर्मा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको उनका महादेवी वर्मा जी का परिचय कराती हूँ। ठीक है। महादेवी वर्मा जो हैं छायावादी काव्य की विचारधारा रही हैं और इनका जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और ये अधिक समय तक अपने पति के साथ नहीं रह पाई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद एडवोकेट थे और इनकी माँ धार्मिक विचारों की महिला थी। अपनी माता का इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इन्होंने संस्कृत में एमए किया और ये विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका बन गई। इन्होंने अपने जीवन में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। इनकी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की जो मुख्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा आदि इनकी, और कुछ इनके चलचित्र भी हैं, स्मृति की रेखाएं, और इनके कुछ संस्मरण भी हैं। तो बच्चों ये पाठ जो है आज हम पाठ पढ़ रहे हैं नीलकंठ। महादेवी वर्मा जो है बच्चों ये पशु पक्षी प्रेमी बहुत रही हैं और ये नीलकंठ नामक जो है ये रेखा चित्र है। क्या है बच्चों? ये रेखा चित्र। अब इस पाठ को हम आपको पढ़ाते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ पाठ को पढ़ते और समझते चलें। पुस्तक निकाल लें और साथ साथ पाठ को अच्छे से समझते चलें। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर मैं लौट रही थी। कौन कह रही हैं? लेखिका महादेवी वर्मा। कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। किसने कहना आरंभ कर दिया? जो चिड़िया वाला था। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर मोर के बच्चों के बारे में आपने पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार। क्या कहा बच्चों? चिड़ी मार जो पक्षियों का शिकार करने वाला होता है, उसने 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे लोग खरीदने के लिए आए थे। तो बच्चों आपने देखा होगा कुछ लोग जो है पक्षियों के प्रति दया भाव नहीं रखते और वो पक्षियों के मतलब मार देते हैं उनको, और कहा कि उनके पंजों से दवा बनती है, इसलिए खरीदने आए थे। आखिर में क्या कहा उन्होंने? मियाँ जो चिड़िया वाले थे उन्होंने कहा कि मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। क्या कहा उसने? मियाँ जी ने क्या कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार बहुत ही ख़राब है। क्या कहा उन्होंने कि ये जो रोजगार है, जो उनका व्यवसाय है, काम करना है, ये बिल्कुल अच्छा उन्हें नहीं लगता। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। उनकी व्यवसाय में क्या है कि जीव को पकड़ो और मार डालो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। जैसे स्टेशन होता है बच्चों, रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन पर रुक जाती है तो उनके जो कहने का भाषण है जो वो तूफान मेल की तरह है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं? किसने पूछा बच्चों? महादेवी वर्मा ने। मियाँ के हाथ का संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। किसके? तीतर। छोटे होते तीतर बच्चों। पिंजरा बहुत ही संकीर्ण था, बहुत ही तंग था। पक्षी शावक, शावक मतलब छोटे बच्चे, जाली के उसमें फंसे जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मैंने निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान, क्या कहा उन्होंने? ईमान कसम, गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद क्या कहा? 30 रुपये लिए हैं। कितने कहा उन्होंने? 30 रुपये लिए हैं। और 12 कहा। भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई भी खासियत नहीं है। अब क्या कहा उन्होंने? लेखिका ने, उन्होंने 30 रुपये कहा तो उन्होंने 12 कहा और कहा कि ये अभी छोटे हैं, कोई खासियत नहीं है, तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अश्ता पश्ता देकर ही देना पड़ा।
अब आप जो मुनासिब समझे। क्या कहा उन्होंने कि अब आप जो आपको उचित लगे उसके आधार पर दे दे। मैंने उनसे जो कहा था कि भई अभी तो इनकी कोई पहचान भी नहीं है, कोई ख़ासियत ही नहीं है, और फिर भी उनकी कि क्या कह रहे हैं वो मियाँ जी की जो है मैंने कुछ उनको देना ही पड़ा आखिर में। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के नाम की। उन्होंने देखो उसकी कितनी रकम लगाई कि 30 तो चिड़ी मार के जो इन्होंने खरीदे थे उसको दिए थे, और 5 जो है बड़े मियाँ जो दुकान वाला है। ईमान के देकर जब मैंने छोटा पिंजरा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो उठा कि अब वो पक्षी के जो बच्चे थे वो छटपटाने लगे, और ऐसा लगने लगा जैसे उसमें वो जीवित हो चुका, पहले वो चित्र के समान लग रहे थे, मानो पिंजरा सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंच सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। जैसे बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, घर में कोई चीज़ आती है तो सब अपनी अपनी राय देते हैं, तो ऐसे ही लेखिका के घर में भी सब कहने लगे तीतर है, मोर कह के आपको ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ठगे जाने की बात मेरे को चिढ़ जाने की दुर्बलता सी बन गई थी कि लेखिका काफ़ी बार जो है ठगी गई है, तो उनकी एक दुर्बलता सी बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लखे होते हैं, तो पक्षी ही है, चाहे वो मोर है या तीतर है, कि उनके क्या सुरखाब के पंख लगे होते हैं। जो भी है मुझे अच्छा लगा, ठीक है। चिढ़ा दिए जाने के कारण संभवतः दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार यतन में कुछ विशेषता आ गई और ज़्यादा उनका लगा हो गया। पहले अब पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखा और उनका दरवाज़ा खोल दिया। फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां पानी रखा। दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब वो खुले हो गए, आज़ाद हो गए। मैंने मेज़ के नीचे जो है लेखिका जहाँ पढ़ने वाली थी उसकी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन के बाद वो इसी दिन इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। अब उन्होंने एक स्थान बना लिया, रात को वो कहाँ सोते, गुप्त मतलब रद्दी की टोकरी में, वहाँ उन्होंने गुप्तवास। और फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी कभी मेरे मेज़ और कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक ही आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली, देखिए बच्चों लेखिका ने अपनी बिल्ली का नाम क्या रखा हुआ है, चित्रा। अब वो नव आगंतुक मतलब जो घर में नया आया है उसका पता लगा सकती थी, और शोध उसके क्या परिणाम होता कि अनुमान करना कठिन कठिन होता, कि वो उस पर जो है क्या करती, वो कठिन हो जाता, कि क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने जो है बिल्ली की कि वो पक्षियों को, चूहे को आदि को खा जाती है। तो यह लेखिका यही कह रही है कि वैसे ही चूहों पर आक्रमण करती थी, परंतु यहाँ तो जो छोटे छोटे 2 जो है पक्षी थे, और परंतु वहाँ सर्वथा अपरिचित पक्षियों को अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, इसलिए दरवाज़ा बंद रहा। ये जो है ये दोनों दृष्टि से मेरे अरे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। एटीएम वाले का फ़ोन है। परंतु यहाँ सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, उसके लिए दरवाज़ा बंद था, और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यही स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी माजरी के लिए ऐसा है ही कहाँ जाएगी। जब मेरे कमरे की कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगी। अब कवित्री ने, लेखिका ने क्या कहा कि उनके जो कमरे की कायाकल्प जो है वो बदल गई, वो चिड़िया खाने के रूप में होने लगी। तब मैंने बड़ी हुई कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। क्या कहा यहाँ लेखिका ने कि जो उनके जीव जंतुओं का निवास है वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नव वधू के आगमन पर सारा परिवार में स्वाभाविक होता है। तो क्या बताया लेखिका ने कि जैसे घर में नव वधू आती है तो पूरा परिवार उनके आगमन में किस तरह से होता है, तो ऐसे ही सभी पक्षी करने लगे। अब देखिए लेखिका ने अपने कबूतर का नाम क्या बताया, लक्का कबूतर। नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य
सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। कौन? खरगोश। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश और उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। कौन? तोते। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल सा आ गया। क्या कहा लेखिका ने? कि उसकी जो चिड़ियाघर है, जहाँ पर सारे पक्षी रखे हुए हैं, वहाँ पर जहाँ जीव जंतु हैं, तो वहाँ पर क्या आ गया? भूचाल सा आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। तो बच्चों, जैसे तितली जो है, आपने देखा होगा, इल्ली से बनती है, तो छोटे छोटे होते हैं और फिर बाद में वो तितली का रूप धारण कर लेते हैं। मोर के सिर की कलगी संघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धूती चमकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने और गिरने लगी। दक्षिण वाम के दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई उसके पंखों में चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होते। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, ये सारी विशेषताएं बता रही है लेखिका। रेखा चित्र है ये सारा, क्या सारा जो है रेखाओं के द्वारा, जैसे हम चित्र खींचते हैं, यहाँ पर शब्दों के द्वारा चित्र खींचा जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम हिंदी में रेखा चित्र। पानी पीना, सारी उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रही है लेखिका यहाँ पर। पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं की जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। क्या कहा? जो एक उनका सौंदर्य था, जो क्रियाएं थी, सुकुमारता थी, उनका अनुभव देखते ही बनता है। वैसे जो देखते हैं वही उनको आंक सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, क्योंकि मोर और मोरनी में बच्चों विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर मोरनी के पंख नहीं होते तो इतना चमत्कारी नहीं था, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन में ग्रीवा सबकी कैसी होती है? धूप छा। हवा में चंचल कलगी, पंखी जो है वो श्याम श्वेत पत्र लेखा मधुर गति आदि से मोर के उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। अच्छा, ग्रीवा कैसी है? नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ, नीली ग्रीवा, नीलाभ ग्रीवा। क्या कहा लेखिका ने? नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा। समझ आ गया बच्चों कि नीलकंठ का नाम कैसे रखा? नीलाभ ग्रीवा होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा और उसकी छाया के समान उसके साथ रहने वाली मोरनी का नाम राधा रखा। स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवास जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। अब उसने अपने आप को क्या माना? सेनापति। सभी जीव जंतुओं का जो चिड़ियाघर था लेखिका का, उसमें उसने अपने आप को सेनापति नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना को एकत्रित करके ले जाता जहाँ दाना डाला जाता था। घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखी चोंच से प्रहार करके उसे दंड देने के लिए दौड़ता था। खरगोश के बच्चों की वह चोंच में उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। देखिए खरगोश के बच्चों कैसे पकड़ता था, अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा देता था, और जब वे आंत्रकृदन न करते, मतलब चिल्लाते नहीं, तब तक उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उनके पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णवेद संस्कार भी हो जाता। उनके कान में कर्णवेद, मतलब जैसे हम लोग जो है कर्ण अपने कानों को छिदवाते हैं ना, तो उनकी चोंच नोकीली होती है, तो उनसे कर्णवेद संस्कार हो जाता है, कान को छेदने वाला संस्कार हो जाता है, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही जीव जंतु के प्रति उनका प्रेम असाधारण था। कैसा था उनका प्रेम बच्चों? असाधारण। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाते और सब लंबी पूंछ और संघन पंखों में छुआछुओल सा खेल खेलते। जैसे बच्चे आप लोग खेलते हैं तो ऐसे ही वो भी ऐसा खेल खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में
आ गया। देखो बच्चों, चित्र में जैसे दिखाया गया है कि सांप के मुंह में क्या है, खरगोश है। इधर से जो है नीलाभ ग्रीवा वाला नीलकंठ आ पहुंचा है। वह खरगोश के बच्चे को निगलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया और शेष आधा बाहर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले पर सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों से उसको मंद स्वर की व्यथा पहचान में आई और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास, सांप के जो फन होता है उसको पंजों से दबाया और फिर चोंच पर इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से बाहर निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। देखिए, राधा ने आकर कोई मदद नहीं की, उसने आवश्यकता ही नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अब उसने इस सामान्य घटना नहीं थी बच्चों, ये असामान्य घटना की मंद मंद केका के द्वारा सभी को सूचना भेज दी। माली पहुंचा और फिर हम भी पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास आ गया और रात भर, देखो बच्चों, देखो पक्षियों के अंदर भी कितनी दया भाव होती है, पक्षियों के अंदर भी कितना प्यार होता है, कितना वात्सल्य होता है। अब उसने रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता मतलब गर्मी देता रहा, क्योंकि वो बच्चा कैसा हो गया था, अधमरा सा हो गया था। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना? कार्तिकेय का वाहन क्या है बच्चों? मयूर। देखो, लेखिका ने हमें इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं दे दी हैं कि हमें जो है पक्षियों के साथ जो है प्रेम का भाव रखना चाहिए। और क्या बताया कि कार्तिकेय ने अपने जो युद्ध का वाहन है वो मोर ही क्यों रखा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में ही आ जाता है, क्योंकि वो विष को ग्रहण करने वाला है। नीलकंठ जो है, आपने देखा होगा शिव जी भी जो है उनका नीला कंठ है, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में जो विष का पान किया था अपने कंठ तक ही रखा था। तो यही बताया, कार्तिकी का वाहन भी जो है मयूर ही है। मयूर जो है कला प्रिय वीर पक्षी है, बहादुर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है, किसी की हिंसा नहीं करता है। वो जो है कला का प्रिय है और वीर है, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आपने देखा होगा बच्चों, चील और बाज जो है वो क्या करते हैं, किसी भी जीव को जो है, पक्षी को, बच्चे को मार लेते हैं, खा लेते हैं, उठा लेते हैं। तो मयूर ऐसा नहीं है, उसको उसकी श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि इनका जो कर्म है वो क्रूर है। बाज और चील का क्रम कैसा है आपने देखा होगा बच्चा, क्रूर है, उनका दया का भाव नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति है उनकी। नीलकंठ में जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष्य की गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहती थी। जब वो अपने पंख फैलाकर नाचता था, उसमें एक सहजात लय और ताल होती थी। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, एक लय और गति, एक तान रहती थी। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी। जब वो नृत्य करता था नीलकंठ, तो उसकी दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाहिनी ओर निकल जाती थी और बाएं पंख का स्पर्श कर दाहिनी ओर। तो ऐसे ही वो उसके पंखों को स्पर्श करती रहती थी। इसी प्रकार उसकी प्रक्रिया में एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, देखो बच्चों, चित्र देखो महादेवी वर्मा, और जो है दोनों मोर और मोरनी के, नीलकंठ और राधा के चित्र हैं। अब समझ लिया कि नृत्य मुझे भाता है,
यह तो नहीं बताया जा सकता कि परंतु अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों में सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नित्य क्रम बन गई थी। अब वो नित्य जो है अपनी नृत्य भंगिमा में रहता था और डेली प्रतिदिन उसका क्रम बन गई थी। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि मेरे पास जरूर पहुंचा होता था और नीलकंठ की मुद्रा अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था, जो कि कभी न भूलने वाली बात है। ऐसी कई विदेशी महिलाओं ने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जैसे वो नृत्य करता था तो जो बाहर की विदेशी महिलाएं आती थी, उनकी सहेलियां थी, दोस्त थी, तो उन्होंने कौन सी उपाधि दी उन्हें? परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर का खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने हुए चनों को ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था, आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और फलवित वृक्ष ज़्यादा भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल लाल पल्लवों से ढक जाता, तब जाली घर में इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तब वो जाली घर में नहीं रुकता था। नीलकंठ और राधा सबसे प्रिय ऋतु वर्षा तो थी। मेघों के उमड़ आने पर पहले हवा में उसे सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका जो आवाज़ होती है ना बच्चों, कू या पिकॉक पिकॉक ऐसे करते हैं ना, कोयल बोलती कुहू, और इनकी आवाज़ जो है केका, आवाज़ को क्या कहा? केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रता होती हुई मानो बूंदों को उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल उसके तन में नृत्य है कि बिल्कुल तन और मन से एक होकर नृत्य को करना। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता और उसकी केका, उसका स्वर उतना ही क्या होता? मंत्र से मंत्र होता जाता, मतलब उतना धीरे से तेज 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 होता चला जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर अपना दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंदो उत्सव जो ऐसा उत्सव था, आनंद देने वाला, रस देने वाला, खुशी देने वाले की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। यह भी एक करुण कथा है। यहाँ पर देखिए, अब जो है लेखिका जो है मोर के बारे में एक करुण कथा हमारे सामने प्रकट कर रही है। क्या कह रही है देखिए। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, जो खास कोना नहीं था। नखास कोना मतलब जो खास नहीं था। और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया और इस बार किसी पिंजरे की और नहीं देखूंगी। किसने कहा? लेखिका ने कहा कि उन्होंने रोका मियाँ ने, लेकिन उन्होंने सोचा अब मैं किसी पिंजरे की तरफ नहीं देखूंगी। संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपना ध्यान का केंद्र बना लिया। बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। अब देखिए लेखिका क्या बता रही हैं कि जो मियाँ हैं उनके पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी और उसको देखना बहुत कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। किसके समान बताया है? राधा के समान। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों उंगलियों से टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने की वो कैसे कह दूं। अब वो दो तरह से बात महादेवी वर्मा की तरफ उसको ले जाने के लिए भी कर रहा है, दोनों तरफ कर रहा है कि ले भी जाएं और मतलब इस तरह से बात कहूँ कि जो है अब ये कैसे कहूँ कि आप इसे ले जाएं, मतलब देना भी चाह रहा है और ये वाक्य भी बोल रहा है। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अब लेखिका देखिए, उसको भी 7 रुपये में खरीद कर ले आई।
किसको? जो घायल मोरनी थी। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। अब क्या कहा लेखिका ने? उनका कमरा क्या बन गया? अस्पताल। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने के लिए महीने भर में वो अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया। उसका नाम रखा लेखिका ने कुब्जा। क्या रखा बच्चों? कुब्जा। नाम के अनुरूप। किसके अनुरूप? जैसा नाम वैसा स्वभाव से कुब्जा भी प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा के साथ रहते, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। देखो अब कुब्जा जो है वो स्वभाव से कैसी थी बच्चों? क्या कुब्जा का स्वभाव आपको अच्छा लगा? किसका स्वभाव अच्छा था? राधा का। क्योंकि कुब्जा जो है राधा से चिढ़ती थी और उसको चोंच मारकर घायल कर देती थी। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। क्योंकि जिसका ऐसा स्वभाव होगा, क्या हम किसी का ऐसा स्वभाव उसे पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जो प्यार करेगा, अच्छी बात करेगा, सबसे लगाव रखेगा, हम उससे ही तो पसंद करेंगे। अब नीलकंठ भी उसकी ऐसी दुष्प्रवृत्ति देखकर उससे दूर भागता था, लेकिन वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, क्योंकि इसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपने देखा होगा बच्चा, कोई क्लास में भी ऐसा बच्चा होता है तो कोई बच्चा उसे ऐसे पसंद नहीं करता, सब उससे दूर भागते हैं, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो न वह किसी नीलकंठ को समीप आने देती थी, उसके पास भी नहीं आने देती थी। इसी बीच में राधा ने 2 अंडे दे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को धकेल दिया और उसके अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए, अर्थात उसके अंडों को उसने चकनाचूर कर दिया। कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। आपने देखा हो बच्चों, जो ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं तो वो दूसरे के घर में भी जो है खुशी को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नीलकंठ और राधा का जो प्रेम था, जो उनकी एक दूसरे की प्रसन्नता थी, अब वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि कुब्जा के आने से। कई बार वह जाली घर के से निकल कर भागा। कौन? नीलकंठ। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपकर बैठा रहा, क्योंकि वो कुब्जा से डरता था और कुब्जा का उसे बिल्कुल भी कुब्जा का स्वभाव को पसंद नहीं था। जहाँ से बहुत पुचकार कर लेखिका महादेवी ने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मैंने दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। शून्यता होती बेटा, 0। तो उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबका मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा कर बैठा रहता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्या कहा लेखिका ने? नीलकंठ मर गया। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका, क्योंकि वो इतना उदास रहने लगा। उसकी कुब्जा के आने से उसके जीवन में प्रसन्नता का अंत हो गया। उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मोर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। कई बार भागकर लौट आया था, वो चला जाता था, ले आता था। अब वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज जून आरंभ कर दी।
अब कुब्जा जो है कोलाहल करने लगी, शोर मचाने लगी और खोज शुरू कर दी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी। आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली अलेसेशियन, कजली कौन है बच्चों? अलिसेशन कुतिया है, डॉगी है लेखिका की, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया, क्योंकि उसका स्वभाव था कुब्जा का। परिणामतः क्या हुआ? कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर जा लगी। अब कजली भी जो है पशु है और उसका भी स्वभाव थोड़ा सा अलिसेशन जो डॉग होता है उसका थोड़ा खतरनाक होता है, तो उसकी गर्दन में 2 दांत लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और देश प्रेम से भरा जीवन बचाया न जा सका, अर्थात कुब्जा का भी अंत हो गया। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। कौन कह रही है? लेखिका। इस प्रकृति की जो विभिन्नता है इसका परिचय लेखिका को ही नहीं बच्चों, हम सबको मिला है कि सबके स्वभाव में अलग अलग परिवर्तन होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अब राधा जो है अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। अब वह बेचारी परेशान है, दुखी है। किसकी प्रतीक्षा कर रही है? नीलकंठ की। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाते हैं, मेघ बादल छा जाते हैं, तब वह कभी कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। किसको बुलाती है बच्चों? लेखिका नीलकंठ, वो राधा किसको बुलाती है? नीलकंठ को। बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न अभ्यास समझा दूंगी।